नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है अनुवाद, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने अनुवाद के संदर्भ में अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, उसकी प्रक्रिया को समझ लिया है। अब अगला मुद्दा जो है अनुवाद के प्रकार जो है उस रूप में हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। अनुवाद के प्रकार कितने हो सकते हैं, अनुवाद का वर्गीकरण क्या क्या हो सकता है, इसको लेकर ये असल में ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इनके प्रकारों की अगर हम गणना करेंगे तो जितने विषय उतने प्रकार वहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन भाषा वैज्ञानिकों ने, कुछ अनुवादकों ने उसको पढ़ाई में आसान हो इसलिए कुछ आधार मानकर जो है उसके प्रकार किए गए हैं। असल में सबसे पहले हमें ये देखना है कि अनुवाद, जब हमने उसके अर्थ को समझा, परिभाषा को समझा, स्वरूप को समझा, प्रक्रिया को समझा, तो उसके प्रकार कितने हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं और किस आधार पर हो सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। मूलतः अनुवादकों ने अनुवाद के जो प्रकार बनाए हैं वो मुख्यतः 4 आधारों पर बनाए हैं, इतना समझ लीजिएगा। असल में अनुवाद के प्रकार बहुत सारे बन जाते हैं, विषय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, साहित्यिक शैली के आधार पर बहुत सारे बन जाते हैं। लेकिन हमारी सहजता के लिए मान लीजिएगा, या पठन की सहजता के लिए, ये अनुवाद के आधार जो है, प्रकार जब हम कर रहे हैं तो उसके आधार जो है मूलतः 4 है। तो पहला आधार जो है साहित्यिक शैली के आधार पर, अर्थात साहित्य जिस शैली के आधार पर लिखा जाता है उसके आधार पर अनुवाद के प्रकार किए गए दिखाई देंगे। दूसरा आधार माना गया है साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के प्रकार, अर्थात साहित्यिक विधाएं या साहित्य जिन जिन रचनाओं में या जिन जिन विधाओं के माध्यम से लिखा जाता है उसके आधार पर भी वहां पे अनुवाद के प्रकार बने हुए दिखाई देंगे। मैं पहले ये 4 आधार आपके सामने रखूंगा, उसके बाद इन 4 आधारों में आने वाले जो प्रकार है उसका भी थोड़ा सा परिचय आपको दे दूंगा, वो भी विस्तार से मैं वो आपके सामने रखूंगा। तो पहला मैंने अभी आपको बताया था कि साहित्यिक शैली के आधार पर अनुवाद के प्रकार, जिसमें साहित्यिक शैली के आधार पर अनुवाद के प्रकार अर्थात साहित्यकार जिस शैली से, जिस ढंग से, जिस स्टाइल से वो साहित्य लिखता है उसके आधार पर अनुवाद के प्रकार बन जाते हैं। दूसरा आधार है साहित्यिक विधाओं के आधार पर, अर्थात रचनाकार, साहित्यकार अपनी रचनाएं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक जिस प्रकार से वो लिखना चाहता है उस आधार पर भी वहां पे अनुवाद के प्रकार बन जाते हैं। तीसरा आधार जो है विषय के आधार पर, अर्थात उस प्रस्तुत सामग्री में विषय क्या है उसके आधार पर बहुत सारे प्रकार जो है वो अनुवाद के वहां पे बन जाते हैं। और चौथा आधार जो है वो है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर, मतलब अनुवाद किस प्रकृति के आधार पर, अनुवाद की प्रकृति क्या है उसके आधार पर वो अनुवाद के प्रकार बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि अनुवादकों ने या इस क्षेत्र के जो विद्वान हैं उनके मतानुसार अनुवाद के प्रकारों को अगर वर्गीकृत करना है तो 4 आधार हमारे सामने हैं। एक साहित्यिक शैली, दूसरा साहित्यिक विधा, तीसरा विषय और चौथा जो है अनुवाद की प्रकृति। अर्थात इन 4 आधारों पर अनुवाद के प्रकार जो है हमारे सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो आधार है या पहला जो वर्गीकरण है उसको थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, पहला साहित्यिक शैली के आधार पर जो अनुवाद के प्रकार है, इसमें मूलतः 3 अनुवाद के प्रकार आ जाते हैं। कौन कौन से? पहला साहित्यिक शैली के आधार पर अनुवाद के प्रकार, पहला है गद्यानुवाद, दूसरा पद्यानुवाद और तीसरा मुक्त छंदानुवाद। अर्थात ये 3 प्रकार जो है शैली के आधार पर वहां पे बनाए गए हैं। गद्यानुवाद से तात्पर्य यह है कि जिसमें सभी प्रकार की गद्य रचनाएं वहां पे लिखी जाती है, पाठ, कहानियां, उपन्यास, जो भी गद्य रूप में लिखा जाएगा और गद्य का गद्य में अनुवाद करना गद्यानुवाद वहां पे माना जाएगा। फिर पद्यानुवाद के अंतर्गत वही बात आ जाती है कि पद्य के अंतर्गत आने वाली कविताएं, शेरो शायरी, गजल, महाकाव्य, खंड काव्य, ये सभी प्रकार जो है
पद्यानुवाद के अंतर्गत आ जाते हैं। अर्थात पद्य शैली में लिखे गए जितने भी साहित्यिक रचनाएं हैं उसका अनुवाद अगर पद्य का अनुवाद पद्य में अगर करेंगे तो वहां पे पद्यानुवाद वहां पे हो जाता है। तो इस प्रकार शैली, साहित्यिक शैली के आधार पर गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और तीसरा जो है मुक्त छंदानुवाद, ये एक प्रकार आ जाता है। मुक्त छंदानुवाद से तात्पर्य यह है कि वहां पे काव्य में शैली, छंद, गेयता, ये जो कुछ तत्व जो निहित होते हैं उसको छोड़कर साहित्य लेखन का एक नया तरीका जो है साहित्यिकों ने अपनाया दिखाई देता है कि जिसमें छंद को लेकर बात नहीं होती या छंद की वहां पे अनिवार्यता नहीं होती, गेयता की अनिवार्यता नहीं होती। अपनी जो भी कुछ अभिव्यक्ति है मुक्त रूप में अर्थात मुक्त छंदानुवाद के रूप में अर्थात मुक्त छंद के रूप में वहां पे प्रस्तुत की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार है। अर्थात साहित्य जिस शैली के आधार पर लिखा जा रहा है उन शैलियों के आधार पर अनुवाद के 3 प्रकार बन जाते हैं, गद्यानुवाद, पद्यानुवाद और मुक्त छंदानुवाद। अगला जो वर्गीकरण दिया है उसका आधार है साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के प्रकार। इसमें साहित्यिक विधा कैसी है, मतलब कौन सी है, वो कविता है, कहानी है, नाटक है, उसके आधार पर भी वहां पे अनुवाद के प्रकार बन जाते हैं। तो इसमें भी लगभग 4 प्रकार वहां पे आ जाते हैं। देखिए, साहित्यिक विधाओं के आधार पर अनुवाद के 4 प्रकार है। कौन कौन से? पहला काव्यानुवाद, दूसरा नाट्यानुवाद, तीसरा कथानुवाद और चौथा निबंधानुवाद। अर्थात इन 4 प्रकारों के माध्यम से वहां पे साहित्यिक विधाओं के आधार पर के प्रकार जो है बन जाते हैं। काव्यानुवाद से आप समझ चुके होंगे कि जहां पे कविताओं का अनुवाद किया जाता है, कविताओं का अनुवाद काव्यानुवाद कहा जाएगा। और नाट्यानुवाद, जहां पे नाटकों का अनुवाद किया जाता है वहां पे नाट्यानुवाद कहा जाएगा। और तीसरा जो है कथानुवाद, जहां पे कहानियां, उपन्यास या कहानियों से संबंधित लघु कथाएं, ये सभी जो भी साहित्यिक विधाएं हैं वो सभी के सभी कथानुवाद में आ जाती है। और चौथा जो अनुवाद का प्रकार है साहित्यिक विधा के अंतर्गत वो है निबंध अनुवाद। अर्थात निबंध में कुछ बातें जो है लिखी जाती है, निबंध अनेक विषयों को लेकर लिखे जाते हैं और विशिष्ट विषय को वहां पे निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो वहां पे निबंध का निबंध के रूप में अनुवाद करना निबंध अनुवाद कहा जाएगा। तो साहित्यिक विधाओं के आधार पर लगभग 4 प्रकार है, काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथानुवाद और निबंधानुवाद। तो इस तरह से 2 वर्गीकरण हमने देखे और 2 के अंतर्गत साहित्यिक शैली और साहित्यिक विधाएं, इसमें से आने वाले जो प्रकार है वो हमने देखे। तीसरा जो वर्गीकरण है विषय के आधार पर अनुवाद के प्रकार, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आसपास आसपास जितने भी विषय हैं या हम जिस विषय की सामग्री पढ़ते हैं उतने विषय के अनुवाद के प्रकार वहां पे बन जाते हैं। उदाहरणार्थ कार्यालयीन सामग्री का अनुवाद, अगर कार्यालयीन सामग्री हमारे हाथ में है तो कार्यालयीन सामग्री का अनुवाद वहां पे कार्यालयीन अनुवाद कहा जाएगा। सामाजिक क्षेत्र की कोई सामग्री है तो उसको सामाजिक अनुवाद कहा जाएगा। साहित्यिक क्षेत्र की अगर कोई सामग्री है तो उसको साहित्यिक अनुवाद कहा जाएगा। बैंक से संबंधित कोई सामग्री है उसको बैंकिंग अनुवाद कहा जाएगा। अर्थात जितने विषय उतने अनुवाद के प्रकार जो है विषय के आधार पर अनुवाद के प्रकार इस वर्गीकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो समझ लीजिएगा कि हम इसमें प्रमुख जितने भी व्यवहारिक अनुवाद या साहित्यिक अनुवाद या वैज्ञानिक अनुवाद जितने भी हमारे लिए आवश्यक है उतना का विश्लेषण जो है हम देखने वाले हैं। लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि विषय के आधार पर अनुवाद के जो प्रकार है, जितने विषय उतने अनुवाद के प्रकार वहां पे बन जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको आंकड़ों के भीतर बांध नहीं सकते, जितने विषय आएंगे उतने अनुवाद के प्रकार आप समझ चुके होंगे। कार्यालय से संबंधित सामग्री कार्यालयीन अनुवाद, सामाजिक क्षेत्र से संबंधित सामग्री सामाजिक अनुवाद, साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित सामग्री है तो वो साहित्यिक अनुवाद, बैंक से संबंधित है तो बैंकिंग अनुवाद। अर्थात ये सभी विषय के अनुसार वहां पे अनुवाद के प्रकार बन जाते हैं। अगला आधार हम मान सकते हैं अनुवाद की प्रकृति के आधार पर अनुवाद के प्रकार। अनुवाद की प्रकृति क्या है, अनुवाद किस स्वरूप को लेकर वहां पे अनुवाद हो रहा है, उसके आधार पर भी वहां पे अनुवाद के प्रकार बन जाते हैं। तो लगभग इसमें 7 प्रकार मिलते हैं। तो पहला प्रकार जो है अनुवाद की प्रकृति के आधार पर शब्दानुवाद पहला प्रकार,
शब्दानुवाद, जिसमें शब्द के बदले शब्द का अनुवाद किया जाता है। अंग्रेजी का कोई शब्द है तो उसको हिंदी में कौन सा शब्द है, इस आधार पर जो अनुवाद किया जाता है तो वो शब्दानुवाद कहा जाता है। अगला जो प्रकार आ जाता है प्रकृति के आधार पर, वो है भावानुवाद। उस मूल रचना में कौन से भाव व्यक्त हुए हैं, उन भावों को ग्रहण करते हुए जो अनुवाद किया जाता है वो भावानुवाद कहा जाता है। तीसरा प्रकार आ जाता है छायानुवाद, अर्थात मूल की मात्र छाया को ग्रहण करते हुए अनुवादक जो है अपने तरीके से वहां पे अनुवाद करता है तो उसे छायानुवाद कहा जाता है। अगला प्रकार है सारानुवाद, मतलब मूल में बहुत विस्तार से सामग्री दी हुई होती है और उस विस्तार की सामग्री को कोई अगर अनुवादक संक्षेप में सार रूप में वहां पे अनुवादित कर देता है तो उसे सारानुवाद कहा जाता है। अगला प्रकार है वार्तानुवाद, अर्थात जो भी कुछ सूचनाएं वार्ताएं दी जाती है उसका जो अनुवाद किया जाता है। विशेषतः रेलवे स्टेशन पर अगर आप जब जाएंगे तो वहां पे जो अनाउंसमेंट होती है वो लगभग 3 भाषाओं में वहां पे दी जाती है, तो वहां पे वार्तानुवाद से तात्पर्य सूचनाओं का अनुवाद वहां पे होता है। तो इस तरह से वार्तानुवाद एक प्रकार वहां पे प्रकृति के आधार पर बन जाता है। अगला जो है रूपांतरण, मतलब एक विधा से मान लीजिएगा कोई कहानी है और उस कहानी पर कोई फिल्म बनती है तो उसका रूपांतरण अनुवाद उसको माना जाएगा। मतलब मराठी में कोई कहानी लिखी गई है और उसी कहानी पर हिंदी में कोई अगर फिल्म बनती है तो मान लीजिएगा वो भी एक प्रकृति के आधार पर बना हुआ अनुवाद का प्रकार है रूपांतरण। और अंतिम प्रकार है आदर्श अनुवाद, मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति के आधार पर जब हम सोच रहे हैं तो उस अनुवाद में अनुवाद के जो सिद्धांत है उन नियमों के आधार पर, उन सिद्धांतों के आधार पर जो अनुवादक अनुदित सामग्री को प्रस्तुत करता है, मान लीजिएगा कि अनुवाद के कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है। अनुवाद में ऐसी मान्यता है कि कोई अनुवादक जो है अपनी ओर से अगर कुछ जोड़ता नहीं है और मूल से कुछ छोड़ता नहीं है तो अनुवाद जो है लगभग सफल बन जाता है, आदर्श बन जाता है। तो इस आधार पर अगर हम सोचेंगे तो अनुवाद की प्रकृति के आधार पर लगभग 7 प्रकार है। मैं इसका पूरा विश्लेषण जो है उदाहरण सहित आपके सामने रखूंगा। तो अभी तक इतना समझ लीजिएगा कि अनुवाद के प्रकारों को अगर हमें समझना है तो बहुत सारे प्रकार बन जाएंगे, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए यहाँ पे मुख्यतः 4 आधार माने गए हैं, उसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला साहित्यिक शैली, दूसरा साहित्यिक विधा, तीसरा विषय और चौथा जो है अनुवाद की प्रकृति। इन 4 आधारों पर हम देखते हैं कि अनुवाद के प्रकारों को हम विभाजित कर सकते हैं और उसको अध्ययन के लिए सहज भी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये पहले 4 आधार आप थोड़ा सा उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको इन सभी के जो प्रकार है वो प्रकारों का विश्लेषण आपके सामने उदाहरण सहित रखूंगा। तो मुझे लगता है कि अनुवाद के प्रकारों को समझने के लिए सबसे पहले उसके वर्गीकरण को समझना है और वर्गीकरण के आधार पर जो अनुवाद के प्रकार बन जाते हैं वो समझना हमारे लिए ज्यादा सहज और आसान रहेगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम एक एक जो वर्गीकरण जो किया है या आधार जो माने गए उसके अंतर्गत आने वाले प्रकार जो है उसका विश्लेषण देखेंगे। तो वहां से आगे हम एक एक करके प्रकार जो है वहां पे स्पष्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला मुद्दा अगला जो हमारा जो मैंने अभी कहा था कि अनुवाद के प्रकारों का विश्लेषण हमें उदाहरण से देखना है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।